आज मैं द बॉयज का सीजन 4 का रिकैप लेकर आई हूँ। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका पूरी तरह डिवाइडेड लगता है। गलियों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं और ऑनलाइन लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। होमलैंडर अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट सुपर हीरो नहीं रहा, अब वो पॉलिटिक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सीजन 3 के आखिर में जब उसने एक प्रोटेस्टर को लेजर से मारा और लोग चीयर कर रहे थे, उस पल ने उसके दिमाग को पूरी तरह बदल दिया। पहले वो बस लोगों की अप्रूवल के लिए डेस्परेट था, अब उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे, लोग उसे आंख बंद करके फॉलो करेंगे। ये अटेंशन उसके लिए एक तरह का ड्रग बन गया। सीजन 4 में वो ज्यादा ओपनली अथॉरिटेरियन हो जाता है। उसके भाषणों में धमकियां रहती हैं, जैसे वो कह रहा हो, मैं चाहूँ तो सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ। और सबसे स्केरी पार्ट ये है कि उसे पता है कि कोई उसे फिजिकली रोक नहीं सकता। इस सीजन में होमलैंडर का बिगेस्ट ऑब्सेशन पावर से ज्यादा लेगेसी बन जाती है, और लेगेसी का मतलब है रायन। रायन उसका बायोलॉजिकल बेटा है, लेकिन इमोशनल सेंस में वो एक प्रोजेक्ट बन गया है। होमलैंडर रायन को सिर्फ बड़ा नहीं कर रहा, वो उसे ढाल रहा है। वो उसे हमदर्दी को कमजोरी बताता है। एक सीन में जब रायन किसी सिचुएशन में कंफ्यूज होता है, होमलैंडर उसे ये सिखाता है कि लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे डरते हैं, और डर ही रिस्पेक्ट का रियल फॉर्म है। ये सोच सीधा रायन के मॉरल डेवलपमेंट को बिगाड़ रही है। रायन अभी भी अंदर से सॉफ्ट है, उसे गिल्ट फील होता है जब कोई हर्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे अपने डैड का अप्रूवल चाहिए, और जब भी वो पावर का यूज करता है, होमलैंडर उसे बढ़ावा देता है। ये नेगेटिव पैटर्न आगे जाकर काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस सीजन में बुचर की स्टोरी थोड़ी हैवी और लाइफ डेथ टाइप हो जाती है। टेम्प वी का जो एक्सपेरिमेंटेशन उसने सीजन 3 में किया था, उसकी बॉडी पर बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो चुका है। डॉक्टर्स इनडायरेक्टली कंफर्म करते हैं कि उसके दिमाग में घाव जैसे स्पॉट्स बन रहे हैं, मतलब टेक्निकली वो मर रहा है। और जब एक आदमी जिसके पास ऑलरेडी एंगर इश्यूज हैं, उसे पता चले कि उसके पास टाइम कम है, तो वो और लापरवाह हो जाता है। बुचर का एंगर अब पर्सनल रिवेंज से ज्यादा आइडियोलॉजिकल जेनोसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो ओपनली कहता है कि सारे सूप्स को खत्म कर देना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि रायन भी सूप है। यहाँ उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है। बेका उसे जो दिख रही है वो एक्चुअली उसके दिमाग का गिल्ट ही है जो उसको सता रहा है। कभी बेका उसे याद दिलाती है कि रायन मासूम है, कभी वो उससे सवाल करती है कि क्या वो सच में होमलैंडर से डिफरेंट है। ये हैलुसिनेशन सीन्स इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं, क्योंकि बुचर जो बाहर से इतना टफ बनता है, उसकी वो इमेज अब क्रैक हो रही है। स्टारलाइट का रोल इस सीजन में प्योरली रेजिस्टेंस लीडरशिप का हो जाता है। एनी ओपनली वॉच और होमलैंडर के खिलाफ कैंपेन चलाती है, लेकिन फाइट फिजिकल बैटल पर नहीं, नैरेटिव बैटलफील्ड पर है। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, एडिटेड क्लिप्स, फेक एलिगेशंस सब उसके खिलाफ यूज होते हैं। उसके सपोर्टर्स को धमकियां दी जाती हैं। शो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे मॉडर्न पॉलिटिक्स में ट्रुथ सेकेंडरी हो जाता है, परसेप्शन प्राइमरी। एनी इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। ह्यूई उसका इमोशनल एंकर है, लेकिन ह्यूई खुद भी फियर और इनसिक्योरिटी से डील कर रहा है। उसे लगता है कि वो पावरलेस है, और आयरनिकली यही एहसास उसकी ग्रोथ का बेस बन जाता है। वो समझने लगता है कि हीरो बनना सिर्फ पावर से नहीं आता। विक्टोरिया न्यूमैन का पॉलिटिकल प्लान धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। पब्लिकली वो काम और कैलकुलेटेड लीडर लगती है, प्राइवेट में वो अपनी हेड पॉपिंग पावर को एक वेपन की तरह यूज करती है। उसका होमलैंडर के साथ अलायंस नाजुक है। दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं क्योंकि उनका मकसद फिलहाल के लिए एक है, लेकिन ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। न्यूमैन को पता है कि होमलैंडर कभी भी कुछ भी कर सकता है, जबकि होमलैंडर को पता है कि न्यूमैन एम्बिशियस है। ये टेंशन पूरे सीजन अंदर ही अंदर चलती रहती है। एक पल आता है जहां न्यूमैन हल्का सा सिग्नल देती है कि अगर जरूरत पड़े तो वो होमलैंडर को भी खत्म करने का प्लान बना सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगी। इस सीजन में मदर्स मिल्क ही टीम का मॉरल कंपास बन जाता है। वो सबको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है ताकि कोई लिमिट क्रॉस न करे। सोल्जर बॉय के साथ जो उसका पुराना ट्रॉमा है वो अभी तक उसके अंदर है, और वो नहीं चाहता कि बुचर का ऑब्सेशन पूरी टीम को बर्बाद कर दे। फ्रेंची और किमिको का रिश्ता थोड़ा ज्यादा डीप और सीरियस हो जाता है। दोनों अपने पास्ट और फीलिंग्स के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। वो सिर्फ एक किलिंग मशीन नहीं रहना चाहती। ये आर्क शो के डार्क पॉलिटिकल टोन के बीच इमोशनल ह्यूमैनिटी प्रिजर्व करते हैं। सीजन के बीच तक आते आते होमलैंडर का मेंटल बैलेंस हिलने लगता है, और ये क्लियरली दिखने भी लगता है। एक इंटेंस सीन में वो उस लैब में वापस जाता है जहां बचपन में उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे।
वहाँ की सफेद दीवारें, कैमरास और कोल्ड डॉक्टर्स की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। उस वक्त उसका ब्रेकडाउन बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लगता है। थोड़ी देर के लिए ऑडियंस को उस पर तरस भी आता है, लेकिन फिर शो क्लियर कर देता है कि ट्रॉमा समझने की चीज हो सकती है, पर गलत काम को जस्टिफाई नहीं करता। होमलैंडर की असली प्रॉब्लम ये है कि उसे कभी बिना शर्त वाला प्यार मिला ही नहीं। उसे हमेशा तभी इम्पोर्टेंस मिली जब वो परफॉर्म करता था या लोगों को इम्प्रेस करता था। इसी वजह से अब वो चाहता है पूरी दुनिया उसकी पूजा करे। सीजन के आखिर तक पॉलिटिकल हंगामा अपने पीक पर पहुंच जाता है। इलेक्शंस का माहौल काफी टेंस हो जाता है। सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच झगड़े वायलेंट हो जाते हैं। होमलैंडर अपने भाषणों में खुलकर सिस्टम के खिलाफ बोलता है, लेकिन आयरनी ये है कि वो खुद उसी सिस्टम का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। उसकी फैन फॉलोइंग बिल्कुल कल्ट जैसी हो चुकी है। लोग आंख बंद करके मानते हैं कि वो ही उनका प्रोटेक्टर है। रायन भी अब पब्लिक इवेंट में ज्यादा दिखने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आती है। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट में रायन को एक टफ मॉरल चॉइस लेनी पड़ती है और जो डिसीजन वो लेता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। ऑडियंस को समझ नहीं आता कि आगे जाकर वो किस तरफ खड़ा होगा। यहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। बुचर न्यूमैन को मार देता है। उस वक्त न्यूमैन अपनी पॉलिटिकल पावर और स्ट्रॉन्ग बना रही होती है और उसकी हेड पॉपिंग पावर की वजह से कोई उसके आसपास तक नहीं आ पाता। वो ऑलमोस्ट अनटचेबल लग रही होती है। बुचर ऑलरेडी मरने की कगार पर है और एक्सट्रीम मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि अगर न्यूमैन एग्जीक्यूटिव पावर तक पहुंच गई तो पूरा सिस्टम सूप्स के कंट्रोल में चला जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अभी यहीं रोकना पड़ेगा। सीजन के आखिर में बुचर उसे कन्फ्रंट करता है और इस बार वो हेजिटेट नहीं करता। न्यूमैन अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन बुचर फास्ट निकलता है। न्यूमैन की मौत बेसिकली सीजन 4 के एंड को और वॉलेटाइल बना देती है, यानी बुचर सीजन के आखिर तक और एक्सट्रीम हो जाता है। उसका प्लान सूप्स के खिलाफ फाइनल लेवल का हो जाता है। अब वो कोलैटरल डैमेज से भी नहीं डर रहा। पहले ये लाइन होमलैंडर ने क्रॉस की थी और अब बुचर भी उसी किनारे पर खड़ा है। ये कंपैरिजन जानबूझकर दिखाया गया है। शो ये बताता है कि अगर नफरत को टाइम पर कंट्रोल न किया जाए तो वो विक्टिम को भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बना देती है। फाइनल मोमेंट्स में माहौल ही अजीब हो जाता है। कोई क्लियर जीत नहीं होती, न कोई बड़ा ब्लास्ट, ना ही कोई क्लीन एंडिंग। बस एक चुपचाप सा डर रहता है। अमेरिका ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां सिविल कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकती है। होमलैंडर पॉलिटिकल लेवल पर और स्ट्रॉन्ग हो गया है। न्यूमैन पावर के और पास पहुंच चुकी है। बुचर की बॉडी कमजोर होती जा रही है और रायन मेंटली और मॉरली दोनों तरफ से कंफ्यूज्ड और अनस्टेबल लग रहा है। सीजन 4 का रियल थीम ये है कि जब पावर ट्रॉमा और आइडियोलॉजी के साथ मिल जाती है तो सोसाइटी फ्रैक्चर हो जाती है। सूप्स वर्सेस ह्यूमन सिर्फ सरफेस लेवल कॉन्फ्लिक्ट है। रियल कॉन्फ्लिक्ट है नैरेटिव कंट्रोल का। कौन स्टोरी डिफाइन करेगा, हीरो कौन है, विलन कौन है। और जब लोग एक चार्मिंग लीडर के सामने अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं तब डेमोक्रेसी कमजोर पड़ जाती है। फिर सब कुछ सिर्फ एक आदमी की मर्जी पर टिक जाता है। इस सीजन का आखिर ऐसा है जैसे टेबल पर एक लोडेड गन रखी हो। अभी ट्रिगर दबाया नहीं गया, पर सबको पता है कभी न कभी दबाया जरूर जाएगा। चलिए अब कॉमिक और शो के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमिक का टोन शुरू से ही काफी गुस्से भरा है। राइटर ग्रेथ एनिस का स्टाइल ये नहीं था कि सुपर हीरोज को समझा जाए या उनको लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन किया जाए। वो सीधा उनको गिरा देने वाला अप्रोच रखता है। यहाँ सुपर हीरोज किसी बेचारे ट्रैजिक हीरो की तरह नहीं दिखते। ज्यादातर वो करप्ट, एरोगेंट, सेल्फिश और बिल्कुल मॉरली खोखले लोग होते हैं। कॉमिक की दुनिया ऑलमोस्ट होपलेस फील होती है। हर तरफ सिस्टम सड़ा हुआ है, चाहे कॉर्पोरेट दुनिया हो, मिलिट्री हो या सुपर हीरो इंडस्ट्री, सब जगह पावर गलत हाथों में ही लगती है। वॉयलेंस यहाँ सिर्फ स्टोरी टेलिंग टूल नहीं बल्कि स्टेटमेंट है। गोर एक्सट्रीमली ग्राफिक है। बहुत सारे सीन जानबूझकर अनकंफर्टेबल हैं। एनिस की इंटेंशन थी सुपर हीरो यॉनर का इल्यूजन तोड़ना, ये दिखाना कि अगर लोगों को गॉड लाइक पावर्स मिल जाए तो वो ज्यादातर उसका नाजायज फायदा ही उठाएंगे। शो भी डार्क है, लेकिन उसका डार्क होना थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ सिर्फ सुपर हीरोज का मजाक या सटायर नहीं है, बल्कि आज की सोसाइटी का मिरर भी है। शो का निशाना सिर्फ सुपर हीरो कल्चर नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, डिवाइड पॉलिटिक्स, मीडिया का गेम, ऑनलाइन लोगों का भड़कना और सेलिब्रिटी वर्शिप जैसी चीजें भी हैं। शो में वॉयलेंस जरूर है, पर बस शॉक देने के लिए नहीं। अक्सर उनकी कहानी से कनेक्शन होता है। हाँ, शॉकिंग मोमेंट्स आते हैं, लेकिन उनका इमोशनल वेट भी फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कैरेक्टर सिर्फ एक साइड वाले नहीं हैं। इवन विलन को भी थोड़ा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड दिया जाता है ताकि समझ आए वो ऐसे क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल,
शो वर्जन का होमलैंडर सिर्फ इविल मॉन्स्टर नहीं है, वो इमोशनली डैमेज, इनसिक्योर, वैलिडेशन सीकिंग इंडिविजुअल है। ऑडियंस कभी कभी उसके ट्रॉमा को समझ पाती है, चाहे उसके एक्शंस माफ करने लायक ना हो। कॉमिक में CIA सीक्रेटली कंपाउंड V का यूज करती है ताकि द बॉयज टीम को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल सके। इसका मतलब बुचर सुपर स्ट्रॉन्ग है, ह्यूई भी फिजिकली इनहैंस्ड है, फ्रेंची सबके पास ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है। ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस नहीं रहते, वो सूप्स के लेवल तक फिजिकली कम्पीट कर सकते हैं। इसलिए जब वो 7 के मेंबर्स को कन्फ्रंट करते हैं तो फाइट इक्वल फुटिंग पर होती है। कई बार तो बॉयज ज्यादा रथलेस दिखते हैं। इस अप्रोच का नैरेटिव असर ये है कि कॉमिक में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा फिजिकल है, ये फिजिकली पावर्ड वर्सेस पावर्ड वॉर बन जाती है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि टीम कमजोर नहीं लगती। टेंशन का सोर्स ज्यादा स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल होता है, सर्वाइवल लेवल का नहीं। शो ने यहाँ बड़ा क्रिएटिव डिसीजन लिया। शो के पहले के सीजन में बॉयज के पास कोई पावर्स नहीं होती, वो ब्लैकमेल करते हैं, सर्वेलियंस करते हैं, पब्लिक स्कैंडल एक्सपोज करते हैं, कॉर्पोरेट सीक्रेट्स लीक करते हैं। इससे एक रियलिस्टिक डेविड वर्सेस गॉलियथ डायनामिक क्रिएट होता है। जब एक नॉर्मल इंसान जैसे ह्यूई होमलैंडर जैसे गॉड लाइक एंटिटी के सामने खड़ा होता है, तब रियल टेंशन फील होती है। हर कन्फ्रंटेशन में खतरा रियल लगता है। ऑडियंस को जेन्युइनली डर लगता है कि कोई भी मर सकता है। बाद में शो में टेम्पी इंट्रोड्यूस होता है। ये टेम्परेरी पावर्स देते हैं, लेकिन सेवर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्रेन डैमेज का रिस्क होता है, एडिक्शन जैसे पैटर्न डेवलप होते हैं। ये चीज शो को और ट्रैजिक बना देती है। बुचर और ह्यूई जब टेम्पी लेते हैं, वो सिर्फ पावरफुल बनने के लिए नहीं लेते, वो मजबूरी में लेते हैं। उन्हें लगता है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। धीरे धीरे ये एडिक्शन जैसा फील होने लगता है और साथ ही मॉरल लाइंस क्रॉस करने का सिंबल बन जाता है। मतलब पावर के चक्कर में इंसान कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ये दिखाया जाता है। कॉमिक में जो परमानेंट पावर्स हैं, वो एक फिक्स्ड और स्टेबल सिस्टम बना देती है। सूप्स हमेशा पावरफुल है और सिस्टम भी उसी हिसाब से सेट है। लेकिन शो में टेम्परेरी पावर सब कुछ हिला देती हैं। जब पावर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलती है तो लोग डेस्परेट डिसीजन लेते हैं और पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर शो में शुरू से ही बॉय सूप्स होते, होमलैंडर का खतरा कम हो जाता, सर्वाइवल टेंशन कम हो जाती, इमोशनल स्टेक रिड्यूस हो जाते। जो पावरलेस ह्यूमंस का एंगल है, वही शो को ग्राउंडेड रखता है। इससे कहानी सिर्फ सुपर हीरोज का मजाक बनकर नहीं रह जाती, बल्कि पावर के इम्बैलेंस और सिस्टम में जो करप्ट हैं, उनकी कहानी बन जाती है। मतलब सिर्फ सूप्स की बात नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल और कमजोर हैं। कॉमिक में मैसेज है, सूप्स करप्ट हैं। शो में मैसेज शिफ्ट हो जाता है, पावर और सिस्टम मिलकर इंसान को करप्ट कर देते हैं। कॉमिक वर्जन में होमलैंडर बेसिकली प्योर इविल है। वो सैडिस्टिक, मैनिपुलेटिव और मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन उसकी इंस्टेबिलिटी का रीजन डीपली एक्सप्लोर नहीं होता। कॉमिक में एक मेजर ट्विस्ट भी है, जहां उसके क्राइम्स का एक बड़ा हिस्सा असल में एक और कैरेक्टर की वजह से होता है, जो स्टोरी का डायरेक्शन ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। शो वर्जन का होमलैंडर साइकोलॉजिकल लेयर के साथ आता है। उसके बचपन का ट्रॉमा, वैलिडेशन क्रेविंग और अप्रूवल एडिक्शन क्लियरली दिखाया गया है, जिससे कभी कभी ऑडियंस को थोड़ी सिंपैथी फील होती है, जो कॉमिक में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शो का होमलैंडर ज्यादा रियलिस्टिक डिक्टेटर वाइब देता है, जहां पावर और वल्नरेबिलिटी दोनों साथ दिखते हैं। कॉमिक में ब्लैक नॉयर का ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग है। वो एक्चुअली होमलैंडर का सीक्रेट क्लोन होता है, बैकअप के लिए क्रिएट किया गया था अगर होमलैंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कॉमिक के आखिर में रिवील होता है कि काफी सारे मर्डर्स और क्राइम असल में क्लोन ने किए थे, जिससे होमलैंडर मेंटली ब्रेक हो गया और इंसेन हो गया। शो में ब्लैक नॉयर पूरी तरह अलग है, वो क्लोन नहीं है। उसकी अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी है सोल्जर बॉय के साथ, और सीजन 3 में होमलैंडर खुद उसे मार देता है। ये चेंज शो को ज्यादा ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन बनाता है, जहां ऑडियंस को नॉयर की इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ का सेंस मिलता है। कॉमिक में सोल्जर बॉय ज्यादा सीरियस खतरा नहीं लगता, वो थोड़ा इनकम्पिटेंट और बुज़दिल टाइप दिखाया गया है, ऑलमोस्ट जोक जैसा कैरेक्टर जिसे कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन शो में जहां जेनसन एंकल ने रोल किया है, सोल्जर बॉय का वर्जन काफी खतरनाक, कैरिज्मेटिक और वायलेंट है। वो WWII टाइम का सूप है, जिसे गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए यूज किया था। शो ने उसको क्लियरली अपग्रेड किया है। यहाँ वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि रियल टेंशन क्रिएट करता है। साथ ही उसकी बैक स्टोरी में हिस्टोरिकल डेप्थ भी ऐड करती है। कॉमिक में बुचर का कैरेक्टर आखिर तक बहुत ही डार्क हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सारे सूप्स को खत्म करेगा, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो। जब उसकी टीम उसके खिलाफ खड़ी होती है तो वो उन्हें भी मार देता है। इस पॉइंट पर वो एंटी हीरो से सीधा विलन बन जाता है। लेकिन शो में बुचर डार्क जरूर है, पर उसमें इमोशनल हेजिटेशन भी दिखती है, स्पेशली रायन के केस में।
शो उसे पूरी तरह विलन नहीं बनाता, थोड़ा रिडीमेबल रखता है। इसलिए अभी तक शो ने कॉमिक वाला इतना ब्रूटल और एक्सट्रीम एंडिंग फॉलो नहीं किया। कॉमिक में ह्यूई थोड़ा ज्यादा नीव और पैसिव लगता है। ज्यादातर वो बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करता है, खुद से इतने स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लेता। लेकिन शो में ह्यूई धीरे धीरे ग्रो करता है, वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है और उसकी मॉरल क्लैरिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए शो वाला ह्यूई का आर्क ज्यादा सेटिस्फाइंग और इंगेजिंग फील होता है। कॉमिक मेनली 2000 से पहले वाले अमेरिका का मजाक उड़ाता है। उसका फोकस ज्यादा सुपर हीरो इंडस्ट्री और मिलिट्री सिस्टम पर होता है। लेकिन शो का निशाना थोड़ा अलग है। या आज की पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉपुलिज्म, कैंसिल कल्चर, सोशल मीडिया पर लोगों का भड़कना और कॉर्पोरेट पीआर कल्चर को टारगेट करता है। इसी वजह से शो का सटायर ज्यादा करंट, रेलेवेंट और शार्प फील होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।